समझ तो आप गए होंगे, बात हो रही है उसी स्टोरी की जो मेल ऑन संडे यानी डेली मेल में आई गुज़िश्ता रोज़। उसके बाद अगर कहा जाए पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक दफ़ा फिर तलातुम सा बरपा है। इस दफ़ा मरकज़ हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली, ख़ास तौर पर उनके सन इन लॉ जनाब अली इमरान साहब, जो कि नैब की तरफ से यानी एहतसाब अदालत की तरफ से अब एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो चुके हैं। किस्सा क्या है, मामला क्या है, इसकी तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है ये मामला है क्या। लेकिन इसके अंदर कुछ बुनियादी सवालात हैं जो कि मैं अपने मेहमानों से पूछना चाहूँगा और वही इसके ऊपर ओपिनियन देंगे। और ये भी कि वो जो वीडियो लीक्स का मामला था, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उसकी सुनवाई होगी, बाकायदा तौर पर उसके ऊपर समाअत होगी, उसके फाइल की गई है दरख्वास्त, एक पटिशन। मेरे अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। कराची से मोहम्मद ज़ुबैर साहब PMLN की नुमाइंदगी कर रहे हैं, फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। शंदाना खान साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और पलवशा खान साहिबा मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन करी हैं। पलवशा खान, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा ज़ुबैर साहब से बात शुरू करता हूँ। ज़ुबैर साहब, आज शाहिद खाकान अबाई साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन इल्ज़ामात के बाद जो कि हुकूमत की तरफ से दायर किए हैं, प्रिसाइसली जो स्टोरी के अंदर बात आई है। हुकूमत, आप ये बार बार क्यों कहते हैं कि हुकूमत ने ये स्टोरी प्लांट की है? जो दावा था मरियम औरंगजेब साहिबा का कि देखिए ये सहाफ़ी बैठे हुए हैं इमरान खान साहब के साथ, वो तो पिछले साल की तस्वीर थी, इलेक्शनों से पहले की। ये साहब अगर इमरान खान के साथ मौजूद थे, बैठे हुए थे। अब जो बात है वो तो स्पेसिफिक्स के ऊपर है। क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब चैलेंज करेंगे इस स्टोरी को, मेल ऑन संडे को सू करेंगे, शहजाद अकबर साहब को सू करेंगे डेफेमेशन के लिए इंग्लैंड के अंदर? नहीं, शहजाद अकबर को इंग्लैंड के अंदर तो नहीं वो सू कर सकते ना। वो कहेंगे आपका अपना डेली मेल को ज़रूर करेंगे, और हैविंग सेड दैट कि उनको सू करेंगे, वो ऐलान भी कर दिया। देखें मुनीब, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि कोई भी इस किस्म का इल्ज़ाम लगे, उसका बिल्कुल हुकूमत वक्त को भी फ़र्ज़ बनता है कि उसको वो कंसर्न उसको रेज़ करे। लेकिन उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हमें ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। एक तो डिफिड है, मेरा नहीं ख्याल है इमरान खान को ABC का भी पता है कि डिफिड का रोल क्या है, और उनको ये भी नहीं एहसास है कि उनकी इस किस्म की पॉलिसीज़, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ये घसीटना, हर चीज़ को लेके आना और पब्लिक फोरम में, उससे यहाँ से इन्वेस्टर्स कैसे भाग रहे हैं। और आज ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फिगर रिलीज़ हुई है, 50% प्लमेट कर चुकी है। और उसकी बुनियादी वजह, और रिकी डिक का भी फैसला आपने सुना, उसमें भी यही है कि हम बिल्कुल ये समझने से कासिर हैं कि किसी चीज़ को कैसे हैंडल करना है। एक तरफ डिफिड ने बयान भी दे दिया है, और डिफिड का तरीक़ेकार भी हमें पता समझने की ज़रूरत होती है कि किस तरह से वो पेमेंट प्रोसेस करते हैं, किस तरह से वो इंश्योर करते हैं कि काम जिसके लिए ज़ुबैर साहब, इसके अंदर दो बातें हैं सर, मैं गुजारिश अगर करता चलूँ। एक बात तो ये कि क्योंकि स्टोरी के कंटेंट्स के अंदर जो शहजाद अकबर साहब है उनको कहा गया है, तो टेक्निकली कानूनी तौर पर उनको भी वहाँ पर सूख किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ लाइबल के अगेंस्ट जो बेस्ट डिफेंस है वो यही है कि अगर आप सच बोलें, अगर वो सच नहीं बोलेंगे तो वो फंस जाएंगे। दूसरी बात ये, आज स्पेसिफिक इल्ज़ाम लगाया गया है कि शहबाज शरीफ साहब के दामाद जनाब अली इमरान साहब को 131 मिलियन रुपए ट्रांसफ़र हुए एरा से। एरा को पार्टली फंडिंग आती रही डिफिड से भी। चले अगर हम डिफिड को एक साइड पे भी रख देते हैं तो एरा से पैसे गए, अनऑथराइज्ड पैसा एज क्लेम्ड बाय शहजाद अकबर साहब के, वो गए, और जो बंदा नवीद इकराम था उस वक्त फाइनेंस को कर रहा था, वो अपने आप की तहवील में है, उसने प्री बार्गेन कर ली। मैं वो इतने स्पेसिफिक्स में मैं एक चीज़ जो बुनियादी बात कर रहा हूँ। एक तो पहली चीज़ ये है कि मेरा ख्याल है आप लोगों को भी, मीडिया को, एरर्स शुड कम फॉरवर्ड एंड मेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आइदर वे कि जी ये इसके बारे में उनके क्या नॉलेज है, बिकॉज दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन के जिनको कहा जा रहा है कि उधर से पैसे गए थे। सो एक तो एरा है, और उसका सर ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है ना, एरा के ऊपर गवर्नमेंट बैठी हुई है, गवर्नमेंट कह रही है कि ये पैसा चोरी हुआ है। एरा इज द ऑर्गेनाइजेशन ना, देखें एरा इज द ऑर्गेनाइजेशन, एरा इज द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल हुकूमत को तो मैं कह ही नहीं रहा कि वो इन्वेस्टिगेशन ना करे, उनका जो भी तरीक़ेकार है इन्वेस्टिगेशन करेगा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ को पब्लिक फोरम में ला के इस तरह से घसीटना, मुझे सिर्फ ये बताएं कि डिफिड आज के दिन क्या सोच रहा होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, वो आज के दिन ये सोच रहे हैं कि क्या हमें पाकिस्तान में पावर्टी रिडक्शन के लिए और दूसरे जो वो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, क्या हमें करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर दो पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में लड़ेंगी उनके फंडिंग पर,
मैं ये नहीं कह रहा, एक दफ़ा भी ये नहीं कह रहा कि इसकी आप ना करें, इन्वेस्टिगेशन ना करें, लेकिन मेरा ख्याल है एज इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें एक बिहेवियर का मुजाहरा भी करना चाहिए। दूसरी चीज जो है जो फंडामेंटल है, इट्स अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ इमरान खान। तो फिर ये कितना बड़ा बदनामी है पाकिस्तान के लिए, ये जो इल्जाम सर, है। पहले बात बिल्कुल एक तो हम कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं, आप भी लॉयर हैं, पहली चीज तो ये है कि हम कंक्लूजन में तो बाद में पहुंचेंगे ना, अगर हो जाती है तो जरूर सजा होनी चाहिए, वो तो खैर हमें बिल्कुल उसमें तो कोई हम कोई दिफा करेंगे ही नहीं। अगर हो जाती है, आज तो हम ये कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि एक मेल में स्टोरी आई, उसको हैंडल कैसे करना है। इमरान खान का जो मसला है सबसे बड़ा, ही डज नॉट अंडरस्टैंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ABC के किस तरह से कंट्रोल्स होते हैं, क्या होते हैं, उनको ना कोई समझा सकता है। और शहजाद अकबर साहब तो उनसे भी बड़े चैंपियन है, वो वही बोलेंगे जो इमरान खान सुनना अच्छा चले, मैं जरा इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, क्योंकि आपने जो बात पॉइंट उठाया है कि लिंक जो है वो बड़े तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि डिस्करेज हो सकता है, डिसोल्यूजन हो सकता है कि हम पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी स्केल पे फंडिंग कर रहे हैं, चाहे वो अर्थक्वेक रिलीफ हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, पावर्टी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, तो वो डिस्करेज हो सकते हैं। शंदाना खान साहिबा, हैंडलिंग की बात यहाँ पर हो रही है। बारहा आप पे कहा जाता है कि क्योंकि एक तो ये स्टोरी के हवाले से सवाल ये किया जा रहा है कि इसको अगर आप तफसीली तौर पर जायजा लें तो बारहा ये कहा गया है कि, और ये साबित होता है कि उस शख्स को, यानी जो रिपोर्टर है, उसको एक्सेस दी गई है उन लोगों तक जो कि जुडिशल रिमांड पे थे या फिजिकल रिमांड था उनका नैब के पास। तो हुकूमत ने फैसिलिटेट किया है उस रिपोर्टर को, हुकूमत खुद को डिस्टेंस नहीं कर सकती, और ऑपोजिशन का यानी मुस्लिम लीग नून का कहना यह है कि स्टोरी प्लांटेड है। हाउ वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट? शुक्रिया मुनीब साहब। हम तो मैं अब क्या कहूँ, आपको याद है कुछ दिन पहले जो एक वीडियो चली थी जो मरियम नवाज साहिबा ने फिर ट्वीट भी की कि अपने ही बंदे जो आपके प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के साथ तस्वीरें खींच रहे हैं, उम्रों पे जा रहे हैं, आपके राइट हैंड लेफ्ट हैंड मैन है, फिर वो जाते ही जज से मिलते हैं, पहले उसको ब्राइब ऑफर करते हैं, फिर वो नहीं मानता उसको ब्लैकमेल करते हैं, फिर उसकी वीडियोस बनाते हैं जो अभी भी 3 डिफरेंट 4 कवानीन के नीचे कवर होती हैं। वो तो एक ओपन क्राइम है। तो आप मुझे बताएं उसके बारे में क्या कहेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट और मेल ऑन संडे तो बहुत दूर की बात है। अब मुझे ये बताएं, जो एक पर्टिकुलर सोच है, अल्लाह माफ़ी दे, जुबैर साहब बैठे थे, उनके सामने इंसान फालतू बात कह भी नहीं सकता है। हमेशा हम ये कहते हैं, सद उमर साहब के भाई हम की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन एक जो पॉलिटिकल पार्टी में एक ख़ास जो तबका है वो चलता ही ऐसे कि ब्राइब और ब्लैकमेल, ठीक, तो वो किसी पे क्या हाथ उठाएंगे। और ये तो पाकिस्तान में भी और दुनिया में जो जर्नलिस्टिक ईथॉस है, अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, यूके में है, जर्मनी में है, जहाँ पर कहते हैं जी सोर्सेज से हमें इन्फॉर्मेशन मिली। वो सोर्सेज कौन होते हैं? आप मुझे बताते हैं, आप तो खुद जर्नलिस्ट हैं। ऐसा हुआ है कि आप कभी बैठे हो PTI के साथ और हमने कहा कि जी सर ये इन्फॉर्मेशन है, ये ले लें, आप आज एयर कर दें। आपके अपने सोर्सेज हैं, आप उसको एयर करते हैं। जर्नलिस्ट को तो हर जगह एक्सेस होता है। सो या मुझसे बेहतर तो आप इसका खुद जवाब दे सकते हैं। एक्चुअली उनका सवाल ये है कि एक जर्नलिस्ट बाहर से आता है, उसको सवाल जरा अगर मुझे जवाब देने की इजाजत हो। जी प्लीज। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सर तो बात कर रहे हैं स्कैंडल्स की, हम फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं। देखिए आई एग्री विद जुबैर साहब के अगर डेविड रोज ने या मेल ऑन संडे, चाहे वो 2 नंबर न्यूज़पेपर हो, 5 नंबर हो, 1 नंबर हो, अगर उसमें झूठ हो, डेफेमेशन, लाइबल के इशूज़ हो, वो तो अंडर द लॉ यूके में हैंडल हो जाएंगे पाकिस्तान की अदालतों पे। तो किसी को इतना भरोसा नहीं है कि वो एक तरीके से इसको मैनेज कर ले। मुझे जो इशू ये है कि भाई ये डेली मेल ऑन संडे ने एक स्टोरी पब्लिश की, अगर इसमें सच है तो ठीक है, सच नहीं है तो इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं सारे? बस ये इतना मुझे समझा दें। ठीक, ये आपका अपनी जगह सवाल है कि डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं जी। बट ये मैं आई एम श्योर जुबैर साहब वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू इट, पर मैं जरा पलवशा खान के पास जाऊंगा। पलवशा खान, देखिए यहाँ पर जो आज शहजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर उन्होंने 3 पे ऑर्डर्स दिखाए हैं। एक शख्सियत के नाम यानी अली इमरान के नाम, जो कि शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं। शहजाद अकबर साहब के बकौल के उन्हें अनऑथोराइज पैसे एरा के फंड में से गए हैं, और जिस शख्स ने दिए हैं उसने स्टेटमेंट भी दे दी है, उसने प्ली बार्गेन भी नैब के साथ कर ली है, उसने अपने लिए भी पैसे साइफन ऑफ किए, शहबाज शरीफ साहब के दामाद के लिए भी किए। ऊपर से शहबाज शरीफ साहब के दामाद मफरूर है, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो चुके हैं अदालत से। ऐसी सूरत हाल में क्या शहबाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली या मुस्लिम लीग नून ये कहने के लिए हक बजानिब है कि उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, स्टोरी प्लांटेड है? क्योंकि जिस शख्स पे इल्जाम है वो खुद तो जवाब देने के लिए यहाँ पर है नहीं, भागे हुए हैं।
देखिए मुनीब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो ये जो वीडियो सामने आई हैं और जो कहानियाँ सामने, ये खैर पुरानी नई तो नहीं है, ये पुरानी है, इनकी एक तारीख़ है इस मुल्क में। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मुस्लिम लीग नून भी जानती है, पीपल्स पार्टी भी जानती है। अनफॉर्चुनेटली हमारी तारीख़ का हिस्सा है, लिहाजा ये कहा जा सकता है कि ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन इस मुल्क में जो इंसाफ का जनाजा उठते इस पूरी कौम ने देखा है, मुझे उस पर अफसोस है कि आज के बाद अरशद मलिक साहब तो जहाँ भी जाएंगे, सवाल ये नहीं है कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था, सवाल ये है कि एक मुनसिफ क्या कर रहा था। और वो जो रियासत मदीना के असूल हमें बताए गए थे, क्या ये मुनसिफ वो हैं जो रियासत मदीना, असल रियासत मदीना के मुनसिफों के पाँव के खाक के भी बराबर हैं? आप मुझे ये बताइए कि आज के बाद जब कोई फ़ैसला किया जाएगा किसी एहतसाब अदालत में या किसी अदालत में, तो जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला होगा वो सोचने पर मजबूर होगा कि क्या ये किसी दबाव के तहत है, क्या ये किसी वीडियो के तहत है, क्या इस पर कोई इस किस्म की ब्लैकमेलिंग का आंसर है। और अगर वो ये सोचेगा तो हम किस तरीके से इस मुल्क में जो इंसाफ और कानून बट परवेशा खान साहबा, जब तक साबित नहीं हो सकता, जो मुनसिफ है वो भी इल्ज़ाम लगा रहा है 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म के ऊपर कि उनकी फैमिली ने, उन्होंने मुझे मिले, हरास किया, मुझे ब्लैकमेल किया, तो अभी तक तो दोनों जगह से इल्ज़ामात हैं। मुनीब फारूक साहब वो मुनसिफ थे, उनका काम था कि जब उन पर इस तरह का दबाव था तो वो उसको ओपन करते, उनके लिए फोरम्स मौजूद थे, उस वक्त वो खामोश रहे, तो आज उनकी खामोशी जो है वो हम उसको मुजरिमाना खामोशी ही कहेंगे ना। वो कोई आप और मैं तो नहीं थे जो हम बात करें तो हमें बुला लिया जाएगा फ़ौरन ही अदालतों में और हमें उल्टा लटका दिया जाएगा। वो खुद मुनसिफ थे और बड़े इंपॉर्टेंट केसेस अभी भी उनके पास, अब पता नहीं उनकी क्या हैसियत होगी, लेकिन सुन रहे थे वो। दूसरी बात मैं आपको ये कहूँ कि अब अलमिया ये है कि अब शहजाद अकबर साहब रोज़ आए या जो मर्ज़ी, वो पिछले 1 साल से यही करते आ रहे हैं, लेकिन तारीख़ में ऐसा कभी हुआ नहीं कि अदालती ये जो हमारे दरबारी मसखरे होते हैं उनको जो है मसनद पे बिठा दिया जाए। लेकिन अभी ये अलमिया है, क्योंकि दरबारी मसखरों का काम ये लतीफ़े सुनाना, बादशाह का दिल बहलाना, बादशाह को उल्टी सीधी बातें करना, कभी कट्टों के मशवरे देना, कभी अंडों के, कभी मुर्गियों के, ये दरबारी मसखरों का काम है। लेकिन अलमिया ये है कि सल्तनत न्याजिया में पहली दफ़ा मसनद पर इस किस्म के दरबारी मसखरे बैठे हैं, और वो बैठ के सारा दिन बजाय ये बताने के कि इस मुल्क की मईशत का क्या हाल है, ये बताने के कि कौन कौन सी इंडस्ट्री इस वक्त बंद है, ये सोचने के ये हड़तालें, बट उनका क्लेम ये है ना, हम तो ये बता रहे हैं कि मईशत डूबी है, वो कह रहे हैं, हम बता रहे हैं मईशत डूबी क्यों है, कैसे पैसा चोरी हुआ है, डूबी क्यों है, आप क्यों आए, आपने क्यों लेने के लिए इतनी बेकरारी जाहिर की डूबी हुई मईशत को, ये भी सवाल बनता है। सवाल ये भी बनता है कि जब आपको पता था कि इतनी चोरी हो गई है तो फिर आपने उस चोरों का वजीर खजाना साथ क्यों बिठाया। सवाल तो बहुत बनते हैं, लेकिन बजाय अपने जवाब देने के जब इस किस्म की बातें टीवी पे होंगी, आपके वजीर रेलवे, उनका आप देख लीजिए वो क्या कह रहे थे। एक बड़ा कोई, मैं वो एंकर जो है उनको सलाम पेश करती हूँ, मैं क्लिप देख रही थी, उन्होंने उनको आड़े हाथों लिया टीवी पर, कहा आप रिजाइन, वो कहते मैं रिजाइन नहीं करूंगा। उन्होंने आखिर में कहा मैं 15 लाख रुपया दूंगा जो बेचारे शहीद हुए इस हादसे में, और 5 लाख। वो एक अपनी बात है। मेरा सवाल आपसे ये था, 1 मिनट मुनीब, 1 मिनट, अलाउ मी टू फिनिश। पूरी कौम 15 लाख रुपए का चंदा करके देने को तैयार है। क्या शेख रशीद ऐसी ट्रेन में बैठेंगे जो हादसे का शिकार होने वाली है? क्या ऐसी बदकिस्मत ट्रेन का मुसाफिर बनना पसंद करेंगे इस उम्र में भी? और वो लोग जो वहां मर रहे हैं, उनके लिए 15 लाख रुपए टीवी पर कीमत ऐलान की जाती है। मेरा सवाल का तो जवाब दे देना पलवशा, आप जरा काइंडली मेरे सवाल का जवाब दे दें। मैंने एक बुनियादी सी बात पूछी थी कि जिस शख्स पर इल्जाम है कि उसे पैसे मिले, अनऑथोराइज पैसे मिले, वो मफरूर है, यहां से भागे हुए हैं, गए हुए हैं, क्या उनको नहीं आना चाहिए? अगर वो कुछ नहीं उन्होंने किया तो 12 इल्जाम शहबाज शरीफ साहब पे या उनकी फैमिली पर लग रहा है। आए अपने आप को क्लियर कर लें। मुनीब वो मेरे से पूछे, वो पलवशा नहीं, वो पलवशा का ओपिनियन मैंने मांगा था। सर आपसे भी पूछता हूं। 1 मिनट जुबैर साहब, आखिरी बात करूंगी, उसके बाद आप। इल्जाम लगते हैं इस मुल्क में, इल्जाम ही लगते हैं, और इल्जामात कभी साबित नहीं होते, और लोग कई साल जेलों में रहते हैं। मुझे कई मिलियन डॉलर बाहर से आए, कई मिलियन डॉलर 18 फेक अकाउंट्स में गए, जिनकी अकबर एस बाबर चीख कर वो थक गए। वो ईसीपी की स्क्रूटनी कमेटी के पास हैं, और वो जो जुल्करनैन अली खान जिन्होंने वो पैसे मिडिल ईस्ट से कई मिलियन डॉलर हुंडी के थ्रू आए, लेकिन उनका कोई हिसाब किताब होना है इस मुल्क में कि नहीं? आज ये सिर्फ एक ही तरफ हिसाब किताब होने हैं। लेट्स गेट बैक। मैं आपका आर्गुमेंट बड़ा जोरदार तरीके से सामने आ गया। मैं जुबैर साहब से पूछूं, जुबैर साहब अब यहाँ सवाल ये है कि आज जब शायद साहब भी बात करते हैं, वो
जो आज का स्पेसिफिक इल्ज़ाम है, उन्होंने कहा हम शहजाद अकबर को अदालत में ले जाएंगे, डेली मेल को ले जाएं, बिल्कुल लेके जाइए, आपका राइट बनता है, लेकिन एक स्पेसिफिक इल्ज़ाम है, ना उसे शहबाज शरीफ साहब डिनाई करते हैं, ना सुलेमान शहबाज शरीफ साहब डिनाई करते हैं कि अली इमरान जो कि दामाद है जनाब शहबाज शरीफ के, उनके पास के पैसे कहाँ से आए, इरा ने उन्हें किस चक्कर में पैसे दिए। देखे ना, एक तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप भी कमाल करते हैं, ईरा से नहीं पूछते, मोहम्मद जुबैर से तो पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे तो नहीं पता इसके खतोखाल इस केस के, मैं तो एक बुनियादी बात पहले कर रहा था। दूसरी बात, बुनियादी बात मैं ये करूँगा कि जहाँ इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते मुनीब, वहाँ लोग अपने आप को जेलों में डालने के लिए नहीं बैठेंगे। ये जो फंडामेंटल केस है, इसको आप किसी तरफ से भी देख लें, ये जज साहब का किसी तरफ से भी देख लें, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि हमने किया। बात ये है एट द एंड ऑफ द डे वो जज की क्रेडिबिलिटी इज जीरो। वो जज को फारिग कर दिया गया है, हमने नहीं किया, कोर्ट ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है। ठीक हो, विच एवर वे यू वांट टू लुक एट इट, हमने नहीं किया। ये तो इन्होंने एक स्टोरी बना ली कि जी हमने वो किया है, तो इनकी स्टोरी मान लेते हैं, इनकी स्टोरी मान लेते हैं। और हमारी तारीख भरी पड़ी है, हमारी बड़ी सेकंड हिस्ट्री है, मौलवी तमीजुद्दीन के केस तक और जफर अली शाह के केस तक हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है। आज हम बैठ के दुनिया की नजरों में, यू आर राइट, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जो आर्गुमेंट सर आपने अली इमरान के लिए पेश किया है वो बड़ा दिलचस्प है कि अगर कोई समझेगा अभी एक जज के बारे में मुनीब कोई भी फिर अगर एक मेरी आर्गुमेंट सुन लें, मुनीब मेरी आर्गुमेंट सुन लें, बिल्कुल दिस इज फंडामेंटल क्वेश्चन। The Supreme Court of Pakistan has to understand the sensitivity of this case in regard to the judge. आप क्या समझते हैं ये एक जज था एक्सेप्शन? नहीं तो आप कह रहे हैं कि जितने भी जजेस अगर वो विच एवर वे यू लुक एट इट, और इसका तकाजा ये है कि पूरा चीज को क्लीन हो, और उसका एक ही तरीका है मुनीब, लेट मी से इट ओपनली एंड कैंडिडली, लेट ईच इंस्टीट्यूशन फंक्शन विद इन इट्स ओन बाउंड्रीज। जब आप बीच में किसी और के घुसते हैं ना, तो फिर जिस तरह से रिकी डिक का था कि एग्जेक्टिव फंक्शन में इफ्तिखार चौधरी साहब घुस गए थे और हम सब खड़े होकर तालियां बजा रहे थे कि वाह 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 क्या ज़बरदस्त बातें हो रही हैं। शाहीन से भाई साहब ने एक आर्टिकल लिखा था और सारा पाकिस्तान हर कोई उनको तालियां बजा रहा था। आपकी लीडरशिप के समेत एक गलत बात भी किसी फैसला तो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं करता था। हर कोई इफ्तिखार चौधरी को जो जुडिशियल एक्टिविज्म था उसके ऊपर आपकी जो हुक्मरान, आपके जो कायदीन थे वो वाह करते थे कि क्या बात है, और बहुत से ऐसे फैसले हमने एक दो केसेस थे जो मेमो गेट था, वो हमारी गलती थी और हम मानते हैं, और मियां नवाज शरीफ ने भी उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन चीनी की प्राइस सेट करना और तमाम चीज़ें, आप 2012 की वीडियो क्लिप्स निकाल लें, 2011 की, 2010 की, वी वर बिटरली अपोज टू व्हाट ही वाज डूइंग, वी वर बिटरली अपोज टू साकिब निसार, जिसके बारे में आज से 6 महीने पहले किसी की हिम्मत नहीं होती बात करने की। मसला ये होता है कि आप क्रिटिसाइज करते हैं तो आप ये कह देते हैं कि जी हम इदारों से टकराव कर रहे हैं। इदारों से टकराव क्या होता है भाई? बात ये एक चीज गलत है, शर्मनाक हो रही है, आपके सामने हो रही है, और आप ये कह रहे हैं नहीं मैं 10 साल के बाद इस पर कमेंट करूंगा। जैसे क्योंकि इंसाफ अली इमरान को नहीं मिल सकता तो वो मुल्क से बाहर हैं, क्योंकि आपके नजदीक अली इमरान को इंसाफ नहीं मिल सकता, बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो हर चीज में। शहजाद अकबर की पोजीशन क्या है मुझे ये बता दें, कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी पोजीशन, वो तो $200 बिलियन वापस लेके आने के लिए बैठे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, अब वो $1 बिलियन रोज आके टीवी पर बैठ के पकड़ियां उछालते हैं। उनका फंक्शन है क्या, उनका ऑब्जेक्टिव है क्या? सर मैं हुकूमत से पूछ लेता ना, शंदाना खान आप बताइएगा कि आप जुबैर साहब का आर्गुमेंट सुन लिया आपने कि क्योंकि इंटरफेरेंस बहुत है, नैब के अंदर हुकूमत की इंटरफेरेंस है, आप ही दबाव डालकर इसी तरह से विक्टिमाइज करेंगे, लोअर जुडिशरी के ऊपर भी आप अपने मुखालिफिन को सजाएं दिलवाएंगे, नहीं मिल रहा है इंसाफ इसलिए वो मुल्क से भागे हुए हैं। ये आर्गुमेंट है जुबैर साहब। शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए ये मैं देख रही हूँ ये गोल गोल आर्ग्यूमेंट जा रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़रा क्लैरिफाई करूँ जो सारी डिस्कशन रही। पहली बात जो आपने सवाल पूछा जो अभी तक जवाब नहीं आया और मुश्किल है, उसका जवाब आसान नहीं है। अली इमरान साहब कह रहे हैं कि वो जो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो चुके हैं कि उनको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा इंसाफ। तो मुझे ये बताएं, अगर तो
हमारे और एब्सकॉन्डर्स हैं उनके टीवी पे इंटरव्यू एयर हो सकते हैं, तो वो तो आज आ सकते थे, वो एक स्टेटमेंट तो दे सकते हैं कि जी भाई एरा से मुझे इतने पैसे क्यों मिले, टीवी पे नहीं आते, चलो वो गलत है, वो एक ख़त लिख के देख सकते हैं ऑन ओथ। इशू ये है कि ज़लज़ला आया केपी में, यहाँ पे इस्लामाबाद के करीब जितना एरिया था यहाँ पे आया, ठीक है, और जाते हैं पंजाब पैसे, इसका कोई सिर पैर नहीं बनता। अगर अली इमरान साहब एक परफेक्ट पाकिस्तान में भी रह रहे होते तो इसका जवाब नहीं दे पाते, बिकॉज सच बात यह है जी कि जब गबन हुआ हो, जब चोरी हुई हो, वो चोरी होती है, आप उसको अंग्रेज़ी में कहें, उर्दू में कहें, किसी का दामाद होना और पैसे रिसीव करना, चाहे आप वो जाके खुद डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे एबटाबाद में, बालाकोट में, जहाँ पे भी जहाँ पे ये हुए थे हादसा, आपको पता है जी पाकिस्तान, हम बात करें ना एरा की, और जो इशू मुझे उस टाइम से तंग कर रहा है कि मेरे कॉलीग्स जो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, जो दुनिया देख चुके हैं, सियासत देख चुके हैं, कोई ये बात नहीं करता कि एरा बना किस लिए था। ये उन आफत ज़दगान के लिए था जिसमें से 85,000 लोगों की डेथ हुई थी, कितने लोग अपाहज हुए थे, बेसहारा हुए थे, बेघर हुए थे, उसमें से अगर 1 रुपया भी कोई उठाता है तो लानत है ऐसे लोगों पे, शर्म आनी चाहिए। वो जिसने उठाए हो, अली इमरान साहब ने ना भी उठाए हो, एरा से तो पूछा जाना चाहिए, आई एग्री, लेकिन खुदा का वास्ता स्टिक टू द इशू। ये किसके पैसे थे? ये पीटीआई के पैसे नहीं थे। मुझे कह रहे हैं आप एरा से नहीं पूछते, वो कहते हैं आप एरा से नहीं पूछते, एरा को आगे नहीं जवाब दे रहा। एरा से भी पूछना चाहिए, और बदकिस्मती ये है मेरी कि मैं हर हुकूमत में, पूरी बात सुन लीजिएगा सर, प्लीज पूरी बात सुन लीजिएगा। मैं एरा जब ये आया था ज़लज़ला, मैं पाकिस्तान में थी, जब एरा का फॉर्म हुआ था मैं तब भी पाकिस्तान में थी, जब यहाँ पे काम हो रहा था मैंने एरा के साथ काम किया, मेरे कॉलीग सारे यूएनडीपी, और जितनी चोरी हुई है उस जमाने में, उसको तो अल्लाह करे कि रिकॉर्ड निकले, एक अली इमरान साहब नहीं हजारों खानदान उसमें फंसेंगे। तो मैं तो चाहूंगी कि एरा से भी पूछा जाए, एंड इट इज इररिलेवेंट। मुशर्रफ साहब का दौर था, 10 लिए उनके कई मिनिस्टर्स आपके साथ बैठे हैं, आज वो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं आपको नहीं अच्छा हो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। खान साहब से कि मुझसे शुरुआत करे तो वी स्टैंड बाय हिम, नंबर 1। दूसरी बात, एक मैं बात करूं, इसी डिफिड ने जिन्होंने जुबैर साहब ने उसकी रेफरेंस दी है केपी से शुरू करें ना, आप कह रहे हैं कि डिफिड ने करें, मैं जी कब रोक रही हूं, मेरी बात पूरी सुन ले आप, आपकी हर बात सर आंखों कौन सी आपने बीआरटी पर किया कोई इन्वेस्टिगेशन? डिफिड आपने वो एहतसाब कमीशन पर किया हर जवाब मिल जाता है इन्वेस्टिगेशन। अच्छा क्विकली जरा जवाब आपने नहीं, आप बता देना, इसका जवाब सिर्फ दे दें सर। वो शंदाना अपना जवाब कंप्लीट कर ले, काइंडली शंदाना आप कीजिएगा जवाब कंप्लीट कर जी। डिफिड ने खुद आज एक और स्टेटमेंट दी है जिसको कोई नहीं उठा रहा कि जी हमने 1.5 मिलियन पाउंड्स का एंटी करप्शन प्रोजेक्ट में पाकिस्तान में स्टार्ट किया, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द हार्डेस्ट कंट्रीज टू डील व्हेन इट कम्स टू करप्शन। ये हम नहीं कह रहे, हम बदनामी नहीं कर रहे, ये डिफिड ही कह रहा है। मैं आपको स्टेटमेंट भेज देती हूँ। दूसरा, काइंडली ये जो डेविड रोज साहब का आर्टिकल है प्लीज कोई पढ़ ले, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, बट मैंने ये देखा है जी लोग पता है 3 लाइनें पढ़ते एक आर्टिकल की, 4 लाइनें, किताबों से सबने दुश्मनी की, भाई पूरा आर्टिकल तो पढ़ ले, वो बंदा कह क्या रहा है, चाहे वो झूठा है सच्चा है, वो तो आपकी डेफेमेशन लाइबल सूट की बात पता चल जाएगा, लेकिन आप पूरा आर्टिकल पढ़ लें कि वो कह रहा है। वो तो सिर्फ एरा की बात नहीं कर रहा, वो तो कह रहा है कि ऐसे 500 मिलियन पाउंड की वो बात करे, 1 मिलियन पाउंड की बात नहीं कर रहा, वो पूरा आर्टिकल पढ़ ले। अच्छा बिल्कुल ठीक है, तो हर जगह हुई है। अच्छा, और एक छोटी और बात सर, ये रिकॉर्ड है की बात उठ रही है, तो सर से ये पूछे, जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती है और उसमें ISDS यानी इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम की आप इजाजत देते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत, तो किसी ने वो अग्रीमेंट खोल के देखा था कि जब ये पाकिस्तान पे शामत आनी है तो क्या हमारा हाल होगा? नहीं, कॉपी पेस्ट करना है जी, उसने साइन कर दिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, आप अमेरिका नहीं है, और मैं रेकॉर्ड एक्ट पे पूरा लेक्चर देने को तैयार हूं। चले ठीक है, विल डिस्कस रेकॉर्ड एक्ट किसी और प्रोग्राम में, हम स्पेसिफिकली भी बात करेंगे। पलवशा खान, एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट ये है कि ये जब पैसा तकसीम हुआ या गया अली इमरान साहब के पास एज क्लेम्ड कि जी वो साइफन ऑफ हुआ, उनके पास गया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वफाक में, एरा वफाक के अंडर आता है, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के अंदर आता है, आप लोगों ने आंखें बंद की हुई थी, को पता ही नहीं था अली इमरान साहब को किस चक्कर में पैसे जा रहे हैं। और जहां तक बात सू करने की है तो बड़ा अच्छा है, शहबाज शरीफ साहब को भी जाना चाहिए अगर ये डेली मेल की स्टोरी झूठी है, इमरान खान साहब को PTI को भी जाना चाहिए, और कि अगर रेहाम खान की किताब झूठी है, हर एक को जाकर वहां पर सू करना चाहिए और ठीक ठाक डैमेजेस अवार्ड हो सकते हैं इस चक्कर में। देखिए, किताबों की बातें ना करें तो बेहतर है, फिर मैं कुछ कहूँगी तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन बात दरअसल ये है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि जब कोई आलमी इदारा पैसे देता है तो वो किसी के पर्सनल अकाउंट में कैसे जाता है।
ये आप मुझे ये समझा दीजिए कि जब डिफिड या जायका या वो तो आज दिखा दिया ना उन्होंने, वो दिखा दिया कि अली इमरान को पैसे जा रहे हैं, वो पे ऑर्डर्स दिखा दिए एरा ने, वो दिखाते रहे। लेकिन ये हमें भी पता है, हम अगर इन इदारों के साथ काम नहीं भी करते रहे तो हमें पता है कि इन इदारों के चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, वो एक एक पाई का जो है हिसाब जो है उसको उसके पीछे जाते हैं। दूसरी बात है कि ये जो अखबार है इसकी जो भी हैसियत है, मुझे ये बताइए कि ये जो रिपोर्टर हैं ये इमरान खान साहब के साथ मिलकर क्या कर रहे थे? मुझे ये बताइए कि इनकी क्या ऐसी हैसियत है। 2018 में मिले थे इलेक्शनों से पहले, एक मुल्क के वजीर जब भी काम तो बहुत पहले से शुरू हो जाता है ना। वो जो जज साहब हैं वो कह रहे हैं मेरी पता नहीं कितनी पहले की वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हुई, अब अल्लाह जाने वो तीसरी शादी पे स्टोरी कर रहे थे इमरान खान साहब की, डेविड रोज़। काम तो पहले से शुरू हो जाता है, काम तो जो है वो 2-3 जगहों पे शुरू रहता है। हमेशा अच्छी स्ट्रेटेजिस्ट जो होता है वो काम के ए नहीं तो बी नहीं तो सी कोई ना कोई कहीं ना कहीं पंगा लिए रखता है। इमरान खान साहब बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, अपनी हुकूमत आने से पहले उन्होंने काम शुरू कर दिया था। मुझे क्या पता जी। देखिए मैं आपको ये कहूंगी कि 5.5 बिलियन 5.5 अरब ब्रॉडशीट वालों को आपने देना है, और उस पर क्या किस्सा था वो भी आप फरमा दीजिए कि उनको भी ढूंढना था कि किसने करप्शन की, वो खुद ढूंढ ना सके, आपको उनको पैसे देने उन्होंने क्लेम किया। अब वो बताइए कि वो भी एक इंटरनेशनल। अब डिफिड ने खुद जो एक स्टेटमेंट दी, मैं किसी की यहाँ तरफदारी नहीं कर रही, लेकिन क्या हम ये समझें कि डिफिड भी जो है वो भी आज नून लीग के साथ मिली हुई है, या डिफिड भी जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल गई है? आप अच्छा नहीं, इसको भी इन्वेस्टिगेट होने दें। जब जाएंगे हमारे शहबाज शरीफ साहब वहाँ जाएंगे तो वो सू करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुझे ये ज़रूर बताइए कि खुसरो बख्तियार से पूछना नहीं बनता कि 100 अरब उनके पास कहाँ से आया, वहाँ खामोशी है। फिर ये बताइए तवाना पाकिस्तान के पैसे जो गए उनसे जुबैदा जलाल साहिबा से पूछना नहीं बनता, वो इनकी कैबिनेट की मिनिस्टर हैं, वहाँ खामोशी है। फिर मुझे बताइए कि जो हमारी स्पीकर थी फहमीदा मिर्जा, उन्होंने और दीगर लोगों ने जितने कर्जे माफ कराए उनसे पूछना नहीं बनता कि वो तो आप वापस कर दीजिए, खुदा का वास्ता है, एक एक पाई को मोहताज है, जगह जगह भीख मांग रहे हैं, वहाँ भी सब खामोश है। फिर बताइए BRT मालम जब्बा। अब मुझे बताएं जहाँ मुनसिफ खुद दर दर इंसाफ के लिए चीख रहे हों वहाँ कौन किसको इंसाफ देगा? आप मुझे बताइए मुनीब साहब, ये खैर ये वीडियोस बनाना और वीडियोस दिखाना ये इंतहाई गैर अखलाकी काम है। जो भी करे, जिसकी भी पर्सनल लाइफ में ये वीडियोस बनाएं और करें, ये इंतहाई नहीं आनी चाहिए, ये बंद हो जाना चाहिए। बताइए इस मुल्क में ये बंद हो जाना चाहिए। मुल्क में अब इंसाफ का कोई, आप खुद बताइए, इंसाफ पे सवालिया। चले मैं ये एब्सोल्युटली राइट। मुझे एक्चुअली यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त बहुत मुख्तसर था इस सेगमेंट का। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मोहम्मद ज़ुबैर साहब का, चंदाना खान साहिबा का और पलवशा खान साहिबा का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। जो स्टोरी आई डेली मेल की, इसके अंदर कुछ सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब बहरहाल हुकूमत ने भी देना है। शहजाद अकबर साहब मेरे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगे, उनसे पूछते हैं कि एक्चुअल मामला क्या है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जिक्र उन्होंने आज किया, वो जो सबूत पेश किए गए हैं उनमें कितनी जान है। ब्रेक के बाद बात करते हैं, साथ रहिए। गुज़िश्ता रोज़ मेल ऑन संडे यानी डेली मेल की स्टोरी आई, उसने पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक दफ़ा फिर भूचाल बर्पा किया। इस दफ़ा मरकज़ थे शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली। जो स्टोरी के कंटेंट्स हैं वो लगभग अब सबको मालूम हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर यानी वज़ीर-ए-आज़म के स्पेशल असिस्टेंट एहतसाब के लिए जनाब शहजाद अकबर साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कुछ मज़ीद शवाहिद जो कि उस स्टोरी के अंदर मौजूद नहीं थे, आज उन्होंने वो आवाम के सामने रखे। उसके जवाब में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने शहजाद अकबर साहब को कहा कि अगर आपके पास ये तमाम सबूत मौजूद हैं तो इदारों को दें, और शहजाद अकबर साहब के ख़िलाफ़ और इस दरीदे के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा है कि वो यानी शहबाज शरीफ साहब इसे चैलेंज करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से शहजाद अकबर साहब, स्पेशल असिस्टेंट ऑन अकाउंटेबिलिटी। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। वो शाहिद खाकान भाई साहब और लाइटर नोट कह रहे थे कि आपका सबसे बड़ा असासा जो है वो झूठ है, तो सच ही है ना शहजाद अकबर साहब? ये जो आपने बकौल उनके स्टोरी में प्लांट करवाया है ये सब सच है जी? मुनीब, मैं आपको भी ऑफर करता हूँ, एक स्टोरी प्लांट करनी है, आप कर देंगे अपने चैनल के ऊपर? अल्लाह अकबर, हमें माफ करें। ये किस किस्म की साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और इतने फर्दे जज्बात में कि जी ये जाके मैंने स्टोरी प्लांट कर दी। ये तो डेली मेल ने और मेल ऑन संडे ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। लाइबल कवानीन इतने सख्त हैं उस मुल्क के कि अगर इस स्टोरी का एक लफ्ज़ भी गलत साबित हो जाए तो वो पूरा क्या कहते हैं ना, अखबार बंद हो जाएगा, उनको जुर्माना होगा, सहाफ़ी को होगा।
जो अगर मैंने उसके अंदर कोई गलत बात की है मुझे होगा, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने पे लेते हुए इन्हें ऑफ़र की है कि आप में अगर ज़रा बराबर भी हिम्मत है तो बरतानिया के कोर्ट्स में आप लाइबल का दावा करें। यहाँ तो फिर टाइम लग जाता है। बट शहजाद साहब आप जितने कुछ स्पेसिफिक्स पे आने से पहले एक बात कि ये जो इस जरीदे की यानी मेल ऑन संडे की, डेली मेल की, इनकी जो अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो आप भी माशाल्लाह इंग्लैंड में रहे हैं, वहाँ पर भी पढ़े हैं, आप जानते हैं इनकी क्रेडिबिलिटी स्टोरीज़ के हवाले से जो इनके खिलाफ डिफेमेशन सूट्स फाइल की गई हैं उसके हवाले से कोई इतनी अच्छी नहीं है। इस खबर के कंटेंट की अहमियत कितनी ज़्यादा है ये भी डिपेंड करता है कि जो जिस अखबार के अंदर ये छपी है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। आप मुतमईन हैं कि खबर ठीक है, दुरुस्त है, फैक्चुअल है? मुनीब, मैं पहले इसका जवाब तो आपको ऑन लाइटर लोड पे दे देता हूँ। जिस किस्म के लोग हैं उनकी जितनी क्रेडिबिलिटी है उतनी इस अखबार की क्रेडिबिलिटी भी है। बात यह है कि चाहे अखबार कैसा ही हो, वो तो उसके ऊपर लाइबल के कवानीन तो एक जैसे ही लगते हैं ना। ठीक है, तो मैंने तो इनको चैलेंज कर दिया है कि आप उसके ऊपर आ जाइए, बात कर लीजिए। मैंने तो नहीं इन्वाइट किया कि मेल ऑन संडे आके स्टोरी करे या टाइम्स स्टोरी करे या टेलीग्राफ करे। ये तो अखबार ने स्टोरी की, उस स्टोरी के ऊपर जो चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं वो उसके ऊपर अगर किसी कंटेंट के अंदर ये आते हैं, या तो ये कह दें कि आफ्ताब महमूद उस मनी लॉन्ड्रिंग दुकान का या उस शॉप का मालिक नहीं था जहां से सारे अकाउंट्स में इनके पैसे आए हैं, ठीक है, या वो इस चीज़ से इनकार कर दें कि मुश्ताक चीनी ने इकबाली बयान नहीं दिया। अच्छा, एक बात शहजाद साहब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक बात मैं दिखाना चाह रहा हूँ। कल मरियम औरंगजेब साहिबा ने बात की थी, जरा वो का जवाब मैं चाहूँगा आपसे, जरा सुन लीजिए। डेली मेल जहां ये इल्जामात लगाता है वहां कहता है अकॉर्डिंग टू शहजाद अकबर, डेली मेल के मुलाजिम है शहजाद अकबर साहब, और वो जो आफ्ताब महमूद साहब का नाम दिया वो शहजाद अकबर साहब के कज़न है, या वो इमरान खान साहब के कज़न है, या शहजाद अकबर साहब हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम है, या वो डेली मेल के मुलाजिम है जो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू शहजाद अकबर साहब, और उसके बाद वही नैब के घिसे पिटे इल्जामात। शहजाद साहब, दो सवाल है। एक ये वो कह रही है बार बार वो कोर्ट स्टोरी आपको करी है कि आप एसेट रिकवरी यूनिट के हैंड है अकॉर्डिंग टू शहजाद अकबर। दूसरी बात ये कि स्टोरी के अंदर जब आप इसको तफसीली जायजा लिया जाए तो इसके अंदर उनकी एक्सेस मुख्तलिफ जगह तक थी। वो आप भी समझते हैं कि एक फॉरेन जर्नलिस्ट बाहर से आता है, हुकूमत पाकिस्तान चाहे वो पंजाब हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, कुछ स्पेसिफिक लोग जो कि जुडिशल रिमांड के अंदर हैं या इवन फिजिकल रिमांड के अंदर है, उन तक एक्सेस और उनके इंटरव्यूज़, उनकी कोर्ट्स, ये बगैर हुकूमती सपोर्ट के तो नहीं हो सकता। इट मीन्स कि हुकूमत ने किसी न किसी जगह पर बेशक वो सच हो, सपोर्ट तो किया है इस स्टोरी को छपवाने में, या जो स्टोरी के जो मुसन्निफ है या जो लिखने वाले सहाफ़ी, उनको किसी ना किसी जगह फैसिलिटेट तो किया है। देखें जी, हम तो फैसिलिटेट करने के लिए हमने ई वीज़ा शुरू कर दिया है। अब तो पाकिस्तान का वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो वो तो फैसिलिटेशन हम हर आने वाले इंसान की करते हैं जो पाकिस्तान आता है। असल मेरी ये बहन बड़ी सादा लो है, बार बार जो कह रही है अकॉर्डिंग टू शहजाद अकबर, तो जहाँ मुझे कोट किया गया है कि अकॉर्डिंग टू में, और उससे कोई भी चीज़ गलत साबित होती है तो ये तो बड़ा अच्छा इनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि मुझे बरतानिया की अदालत में ले जाएं और मेरे ऊपर मुकदमा करें। असल दूसरी बात यह है, मुनीब आप खुद वकील रहे हुए हैं, मुझे बताइए जब बंदा एक जुडिशल रिमांड में होता है, वो अपने आपकी जेल्स में है, अगर आप कैमरा पे ऑन कैमरा किसी को इंटरव्यू नहीं करते तो वो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, और अगर उस तक एक्सेस हो जाती है तो क्या इस स्टोरी का डिफेंस ये है कि उस तक एक्सेस कैसे हुई? क्या इस स्टोरी का डिफेंस वो मनी ट्रेल ना होगा, बता दिया जाए कि जो पैसे मंजूर अहमद इनको भेज रहा था वो कौन से पैसे थे, इनका मंजूर अहमद से क्या रिश्ता है, क्या राब्ता है, आफ्ताब कौन था, ये तमाम लोग, जो कयूम था वो कौन था, ये फजलदाद अब्बासी जो अरेस्टेड है वो उनसे इनका क्या राब्ता है, मुश्ताक चीनी से इनका क्या ताल्लुक था? आपके नजदीक ये इममटेरियल है कि एक्सेस थी या नहीं है, ये इममटेरियल बात नजदीक। मैं सर जरा स्पेसिफिक पे अगर आ जाऊँ, वो आपसे आपका जवाब उस पर ज़्यादा अहम होगा। अब जो बात आज लोगों को भी समझ आई, और आपने जो कुछ 3 के करीब पे ऑर्डर्स दिखाए जो कि अली इमरान साहब जो कि शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं उनको वो पेमेंट्स की गई हैं, और नवीद इकराम की तरफ से की गई। नवीद इकराम जब एरा के फाइनेंसेस को देख रहे थे, फाइनेंसेस के हेड थे। अब ये 3 ट्रांजैक्शंस का आपने यहाँ पर जिक्र किया, एक 20 मिलियन की है, 13 मिलियन की, 27 मिलियन की, ये 3 आपने पे ऑर्डर्स दिखाए हैं। अब क्या ये बात वाकई साबित होती है, ये एग्रीड फैक्ट है कि एरा को फंडिंग आ रही थी डिफेक्ट की और अर्थक्वेक इफेक्टिव्स के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्कुल ठीक बात है,
लेकिन क्या ये बात साबित हो जाती है या साबित हो चुकी है आपके नज़दीक कि जो एरा के पास फंडिंग थी और जो पैसा सपोजिटली गया अली इमरान साहब के पास, वो डिफिड का ही पैसा था जो कि चोरी किया गया एरा से और फिर उनके पास गया? देखिए, दो चीज़ें मुनीब, एक चीज़ तो अहम ये है कि पहले तो कल तक ये चीज़ आ रही थी कि इसमें कोई एरा का या इनका कोई डिफिड का कोई ताल्लुक नहीं है, और इनके ख़ानदान ने, अगर आप इसको थोड़ा सा माजी में चले जाएं कुछ माह पहले, तो शहबाज शरीफ साहब, हमजा, सारे ये कहते थे जी कि आप कोई करप्शन दिखा दें। ये तो आप कह रहे हैं कि जी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, करप्शन दिखाएं कहाँ है। तो करप्शन की तो अभी कुछ चीज़ें दिखानी शुरू की हैं, और भी बड़े मामलात हैं। ये केस है जो कि ऑलरेडी कंक्लूडेड, एक हद तक कंक्लूडेड केस है, जिसके अंदर नवीद इकराम प्ली बारगेन कर चुका है। और वो प्ली बारगेन जो कर चुका है, ये डॉक्यूमेंट्स मैं कहीं से वो कोई दूसरे मुल्क से नहीं लाया हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनके केस के साथ अटैच्ड हैं, और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बेसिस के ऊपर नवीद इकराम ने प्ली बारगेन की है 1 अरब से ज़ायद, जिसमें से 13 करोड़ रुपया उसने इकरार किया है कि वो 13 करोड़ रुपया उसने अदा किया है अली इमरान को। और फिर जो पैसे एरा की फंड में से अदा किए गए हैं, वो कोई अप्रूव्ड पैसे नहीं थे। देखिए, एक फंडिंग आती है मेरे पास, मैं एक इदारा चला रहा हूँ, उस इदारे में फंडिंग आती है, उसमें 10 रुपये डिफेड डाल रहा है, 20 रुपये हुकूमत पाकिस्तान डाल रही है, 30 रुपये यूएसएड डाल रहा है, लेकिन उस चिट्ठी में से जब चोरी होती है तो हर जिस बंदे ने जो पैसा डाला है उसका पैसा चोरी हुआ है। और ये जो जितनी इसने पेमेंट की है, चूंकि ये अकाउंट ऑफिसर था, अकाउंट ग्रुप से आया हुआ था, डायरेक्टर फाइनेंस था शायद वहाँ पे, तो ये मुख्तलिफ मौक़ों पे इस तरह की अनऑथोराइज पेमेंट्स करता रहा है। ठीक। और इसने अपने अकाउंट्स में से भी पेमेंट की हुई हैं। मुझे अगर ये ज़्यादा फरमाएंगे तो मैं इनको पूरे 13 करोड़ के भी चेक्स दिखा दूंगा जो के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। अच्छा। और बात सिर्फ ये है कि चूंकि ये एक मेल ऑन संडे एक बरतानिया का अखबार है, तो उसका स्टोरी के अंदर एंगल सिर्फ यूके एड तक था, लेकिन अगर आप इससे हट के जाएं तो इसमें तो बहुत ज़्यादा एम्बेजलमेंट हुई है। ये जितना सारा पैसा है, जो स्टोरी भी इसकी तरफ निशान करती है कि कैश बॉयज़ थे, वो कैश बॉयज़ मॉडल टाउन की इनकी रिहाइश गाह से कैश में पैसे लेके जाते थे हुंडी हवाला वालों के पास, और बदले में इनके अकाउंट में टेलीग्राफिक ट्रांसफर आती थी, जिसका ये टैक्स बेनिफिट। ये जरा व्यूअर्स के लिए समझना जरूरी है शहजाद साहब कि अली इमरान को, चले आपने कहा कि 13 करोड़ रुपए की पेमेंट्स हुई हुई है एरा से और ऑथराइज पेमेंट्स नहीं थी, लेकिन अली इमरान क्या कर रहे हैं? अली इमरान एंड को, ये अली इमरान एंड को क्या सर्विसेज दे रही थी एरा को? ये जरा लोगों को बता दीजिए भी कैसे पैसे उनको चले गए। और वो उनका डिफेंस ये है कि ये इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के नीचे आता है एरा, और एरा के ऊपर उस वक्त 2011, 12, 13 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। शहबाज शरीफ के दामाद को एरा ने किस चक्कर में पैसे दे दिए 13 करोड़ रुपए? देखें, ये दो चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहली बात ये है कि जो अली एंड को है, इसका रिकॉर्ड के मुताबिक कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं था। ये इसने एरा के लिए कोई इस कंपनी ने खिदमात सरंजाम नहीं दी असल में। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पंजाब के अंदर काम कर रहा था और इसको मुख्तलिफ जगह पे प्लेसिंग की जाती थी। ये चीज़ नहीं है कि एरा किस के तहत था और किस मिनिस्ट्री के तहत था। पंजाब में आज भी एरा जो फंक्शन करता है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ करता है। ठीक हो गया। और ये तो चीज़ हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये मिला जुला। देखिए, अब इसमें आपको बड़ी एक मिसाल मैं देना चाहता हूँ। अब ओमनी केस में क्या हुआ? ओमनी केस में 2013 से लेके फिर 2000 तक जब ऊपर चले जाते हैं 2018 तक, तो वफाक में तो PMLN की गवर्नमेंट थी, जबकि समिट बैंक, फेक अकाउंट्स, हर चीज़ सिंध में चलती रही है। तो फिर मुझे वही बात रिपीट करनी पड़ेगी कि ये तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ करप्शन हुआ था, जिसके तहत आप हमें नहीं पूछें, हम आपको नहीं पूछें, प्रोविंशियल सतह पे आप जो मर्जी गुन खिलाएं। नवीद इकराम वाला तो मामला इतना एक हैरान कुन मामला है जो मुनीब, ये कोई ऐसा मामला नहीं कि चले देखें ना, एक चीज़ होती है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपको पैसे दे दिए गए, ये बहस हो सकती है कि आपने वर्क परफॉर्म किया या नहीं किया। ये मामला तो डकैती का है कि कोई आप कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, एरा के साथ कोई आपका एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन आपको पैसे जो हैं वो एरा के अकाउंट्स, इसमें से कुछ 400 मिलियन से ज्यादा पैसे नवीद इकराम ने अपने लिए भी चोरी किए। अच्छा, बात यह है कि जब कोई साहिब इक़्तिदार मुझसे चोरी करवाएगा और मैं उस चोरी में पड़ जाऊंगा तो मैं उसके लिए भी चोरी करूंगा और मैं अपने लिए भी चोरी करूंगा। और ये ऐसा एक इंसान था जिसने अपने अकाउंट में भी पैसे डलवाए। अच्छा शहजाद साहब, ये तो सारी एक आर्गुमेंट टुवर्ड्स द वेरी एंड ये भी निकलता है, जारी बात है, हर कोई इसके ऊपर सवाल भी करता है कि देखिए यहाँ पर जो इशू है मेन, नवीद इकराम और बहुत से लोग ये कस्टडी के अंदर हैं। नवीद इकराम आपने भी बताया वो प्ली बार्गेन कर चुके हैं, सेटलमेंट कर चुके हैं,
कन्फेशनल स्टेटमेंट भी दे चुके हैं। अदालत के अंदर एक तरफ आपने कहा ये बात, अभी आप शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में मौजूद थे, वहाँ भी आपने कहा ये चीज़ अभी साबित होनी है। कन्फेशनल स्टेटमेंट को या फॉर दैट मैटर जो प्ली बार्गेन का सारा प्रोसेस होता है, उसके बाद नवीद इकराम की स्टेटमेंट को आपकी नज़र में अदालत में कितनी अहमियत दी जाएगी? किसके केस के सिलसिले में? अली इमरान के केस? जी, अली इमरान के केस के अंदर। और ये सारे को जारी बात है, मामला तो फिर ये जुड़ जाता है ना वो टीटीओ से। जी बिल्कुल मुनीब, देखें दो चीज़ें हैं। या तो मामला होता सिर्फ कन्फेशनल स्टेटमेंट का, जिस तरह के एक रवायती क्रिमिनल केस में होता है, एक गवाह कहता है जी बिल्कुल हम वहाँ गए थे और इस बंदे ने फलां को छुरी मार दी, वो एक ओरल टेस्टिमनी है, आपकी गवाही अलोन इज़ नॉट इनफ, आपको उसको corroborative एविडेंस चाहिए होता है। यहाँ पे नवीद इकराम ये गवाही देता है जी कि मैंने अनऑथोराइज पेमेंट इन पैसों में से उठा के की अली इमरान को, और अली इमरान के इस अकाउंट में जमा कराई, मैंने अपने अकाउंट में से भी पैसे दिए और मैंने इसके अलावा एरा के अकाउंट्स में से भी उसको अदायगियाँ की। वो उसको जो ये जो ज़ुबानी बात कर रहा है अपनी 164 की स्टेटमेंट में और अपने प्ली बार्गेन के एग्रीमेंट में, उसको corroboration मिलती है इन एविडेंस के साथ। ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ये असल में चीज़ को corroborate करके लॉक करता है, जिसके बाद इसका डिफेंस क्या बनता है कि एक डॉक्यूमेंट है, एक टेस्टिमनी है और उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा गया भी हुआ है। तो उसके बाद तो मैं नहीं समझता कोई डिफेंस पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अली इमरान साहब पिछले साल से मफरूर हैं, प्रोक्लेम डिफेंडेड डिक्लेयर हो चुके हैं नायब अदालत से। अब बात यह है कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स झूठे हैं, अगर नवीद इकराम का इकबाली बयान गलत है, तो बड़ी आसानी से अदालत में वो आके इसको फेस कर सकते हैं। वो हरगिज़ नहीं करेंगे, वो कभी भी नहीं करेंगे, और ये कभी मुझे लंदन में सू भी नहीं करेंगे, बिकॉज इनको पता है कि लाइबल के अगेंस्ट बेस्ट डिफेंस होता है सच। अगर जो बात मैं कर रहा हूँ अगर वो सच है और मेरे पास उसको साबित करने का सबूत है, तो उल्टा इनको लाइबल में लेने के देने पड़ जाएंगे, ये डैमेजेस भी देंगे और फिर इनको फीस भी अदा करनी पड़ेगी मेरे वकला की। ठीक, बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट और अकाउंटेबिलिटी हमारे साथ मौजूद। ब्रेक शामिल करते हैं, बस साथ रहिएगा। आजकल हुकूमत मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए भरपूर इकदाम कर रही है और आवाम इसे खुद पर यलगार तस्वुर कर रहे हैं। ये तरीका दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मईशत को दस्तावेजी बनाना मईशत की बका के लिए निहायत ज़रूरी हो चुका है। पाकिस्तान में ताजर बरादरी ने हड़ताल करके इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और हुकूमत को इनके जायज़ मुतालबात तस्लीम भी करने चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में नस्लों से कारोबार करने वाले और तरक्की करने वाले मुल्क की तरक्की के लिए अपना हिस्सा डालने से इनकारी है। ये वो वक्त नहीं है कि हम फज फिगर्स दिखाकर आर्टिफिशियल बबल्स पैदा करके दिखावे की मौशी तरक्की पर तालियां बजाएं। अब वक्त है सच का सामना करने का, अब वक्त है हकायक को तस्लीम करने का, अब वक्त है मसाइल को जड़ से ठीक करने का, अब वक्त है मईशत को ठिकाने लगाने का, और इसके लिए किसी पार्टी नहीं बल्कि मुल्क की खातिर हुकूमत का साथ देने का। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद बड़ा मुल्क है जहां कोई शहरी अपनी आमदन से ज्यादा खर्च करे तो हुकूमत परवाह ही नहीं करती, लेकिन टैक्स हम में से सिर्फ 1% लोग ही जमा कराते हैं। 85% से ज्यादा इनकम टैक्स सिर्फ 300 कंपनियां अदा करती हैं। पाकिस्तान में 5 करोड़ के करीब बैंक अकाउंट्स तो हैं, लेकिन टैक्स गोशवारे सिर्फ 15 लाख लोग ही जमा करवाते हैं। रोजाना करोड़ों रुपए का कारोबार करने वाली लिबर्टी मार्केट लाहौर या ज़ेबुनिसा मार्केट कराची साल में सिर्फ 10 लाख टैक्स जमा करती है। चंद पसमानदा तरीन ममालिक को छोड़कर दुनिया के किसी और मुल्क में अब शहरी टैक्स ट्रैक में आने से नहीं बच सकता। दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जहां अगर आप $50 से ज्यादा मालियत की कोई चीज नकद खरीदें तो दुकानदार के पास हुकूमत की जानिब से जारी करदा शनाख्ती कार्ड स्कैन करवाना लाजमी है। दूसरी सूरत में आप खरीदारी ही नहीं कर सकते। इस तरीका कार से हर बड़ी खरीदारी या लेन देन का हिसाब हुकूमत को मिल जाता है। चुनाचे हर शहरी की आमदन और खर्च का हिसाब मुरतब करने में आसानी रहती है। इसमें जरा सी भी ऊंच नीच हो तो महकमा टैक्स हरकत में आ जाता है। इस एक छोटे से इकदाम से मुल्क में मईशत 100% दस्तावेजी हो सकती है। हर शहरी की आमदन और खर्च पर हुकूमत नजर रख सकती है। कोई मामूली करप्शन भी हो तो वो पकड़ी जा सकती है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का यकीनी तौर पर यह एक एहसन इकदाम है कि करोड़हा पाकिस्तानियों को दस्तावेजी मईशत के अंदर लाए जाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत को इल्म होना चाहिए कि हर पाकिस्तानी कितना कमाता है और कितना खर्च करता है, ईमानदारी से टैक्स देता है या डंडी मारता है। हुकूमत को भी चाहिए कि टैक्स के निज़ाम को मुनसिफाना बनाकर आवाम को यकीन दिलाए कि टैक्सों की रकम अवामी फलाह बहबूद और मुल्क की तरक्की पर खर्च होगी। आवाम को भी ये सोचना चाहिए कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अफराद टैक्स नेट में शामिल होंगे तो टैक्स की शरह में भी आहिस्ता आहिस्ता कमी होना शुरू हो जाएगी और मुल्क की मईशत भी संभल जाएगी।